नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। भारतीय पैरा एथलीटों ने रचा इतिहास। हैंगझोउ एशियाई में पैरा खेलों ने जीते 111 पदक। अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तियों को दिखना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्द सूची मंगवाई। इजराइल के हमले विकलांग लोगों के लिए साबित हो रहे हैं विनाशकारी। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण देने के लिए नई योजना। दिल्ली हाईकोर्ट ने केवीएस को दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण देने का निर्देश दिया। इसमें श्रवण बाधितों का 1% आरक्षण भी शामिल। विकलांग व्यक्ति पर गलत तरीके से लगाया गया आरोप, न्यायालय ने पुलिस को भुगतान करने को कहा। दिल्ली सरकार ने विकलांग उम्मीदवारों के लिए नौकरी के लिए उठाए कदम। केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स 2023 के लिए नामांकन आमंत्रित। दिव्यांगता के शुरुआती लक्षणों के बारे में दी गई जानकारी। दिल्ली सरकार जोड़ने जा रही है अपनी डोर स्टेप डिलीवरी में 50 सेवाएं। चुनाव ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता या मृत्यु पर मिलेगा 30 लाख तक का अनुदान। 700 से भी अधिक दिव्यांगों, बुजुर्गों और युवाओं ने आदि शक्ति अम्बा को नमन करते हुए खेला गरबा। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हेलो फ्रॉम हिडन वॉइसेस। One vision, one voice. And that has led to more than 1,000 hidden voices getting together to empower visually impaired and economically challenged children and adults across India by opening up the world of books to them. Hidden Voices is a unique reading charity founded by Miss Devi Krishna and co-founded by Miss Maitreyi Rajdev on 28th April 2019. An experienced psychotherapist and a counselor with proficiency in the diverse domains of education and human resource management, Ms. Devi has roped in volunteers from across India to read out and create audiobooks in various languages, with Mr. Sudhish P. as a partner and Ms. Cincy Thomas as its president. Hidden Voices now has a total of more than 1,500 in-house readers and is linked with many clubs from JNU, Pune and South India, which gives it more than 3,000 readers. It has volunteers as young as 5 years to as experienced as 82 years. The readers are divided into groups according to age and the language chosen. Hidden Voices has now a steady inventory of books, both informative and fictional, in almost 20 languages.
The audiobooks have been utilized by various institutions and groups like Fergusson College Pune, Lit the Light, Duty, Madras Club, etc. More than 50,000 lives have been touched and enriched by this program. For more information, send us an email on hiddenvoices2020@gmail.com. प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, आज की हमारी दूसरी खबर आती है विकलांग व्यक्तियों की एक्सेसिबिलिटी से जुड़े और उनकी विजिबिलिटी से जुड़े कुछ मुद्दों से। अधिक विकलांग व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाना चाहिए। माना जाता है कि दृश्यता से ही समाज को उनकी जरूरतों और चुनौतियों का एहसास कराने में मदद मिलेगी। ऑटिज्म से पीड़ित कुछ व्यक्तियों के एक समूह ने पश्चिम बर्दवान से कोलकाता तक ट्रेन से यात्रा की। इस तथ्य के बावजूद कि जो संगठन उन्हें ले जा रहा था वो निजी परिवहन का खर्चा उठा सकता था। विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों के एक अन्य समूह ने लोकप्रिय पूजा पंडाल में सुबह बिताई। विकलांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले संगठन विकलांग लोगों को दृश्यता, बातचीत और स्वीकृति के लिए सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने पर जोर दे रहे हैं। जब तक उन्हें देखा नहीं जाएगा, उन्हें समझा नहीं जाएगा। एक विशेष शिक्षक ने इस पर अपनी राय बताते हुए कहा कि जब तक विकलांग लोगों को देखा नहीं जाएगा, उन्हें समझा नहीं जाएगा। हम विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को अस्वीकार करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए प्रयास किए बिना ऐसा होने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अगर हम अपने बच्चों को मॉल, पार्क, सार्वजनिक स्थानों पर ले जाते हैं तो अन्य लोगों को उनकी आदत हो जाएगी और वे खुद से ही सीख जाएंगे कि सार्वजनिक रूप से कैसे व्यवहार करना चाहिए। भावना के ट्रस्टी, जो पश्चिम बर्दवान में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक आवासीय घर और कोलकाता में एक स्कूल चलाते हैं, उनका मानना है कि समाज में विकलांग व्यक्तियों के लिए सराहना तभी बढ़ सकती है जब विकलांग व्यक्ति ज्यादा कर नजर आए। विकलांगता क्षेत्र में कई वर्षों तक काम करने वाले लोगों ने कहा है कि जब विकलांग लोग सार्वजनिक स्थानों पर अन्य विकलांग जनों को देखते हैं तो उनकी चुनौतियों से ज्यादा लगाव रखते हैं और उनमें भी संवेदनशीलता पैदा होती है। आम जनता के लिए इसे समझना कठिन है, लेकिन जब वे उन व्यक्तियों को देखना शुरू करते हैं तो वे उनके लिए महसूस करना भी शुरू करते हैं। मनोविकार केंद्र के निदेशक अनामिका सिन्हा ने कहा है कि सेमिनार के माध्यम से जानकारी प्रदान करना सैद्धांतिक है, लेकिन लोगों को अपने आसपास घूमते देखना अधिक मुश्किल है। इसी संस्थान में एक सामुदायिक प्रदर्शन कार्यक्रम भी है, जहां छात्रों को महीने में एक बार मॉल, डाकघर और बैंकों में ले जाया जाता है। ये प्री वोकेशन और वोकेशन कक्षाओं के लिए अनिवार्य है। सिन्हा ने बताया कि शुरुआत में उन्हें अपने साथ देखभाल करने वालों के समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर ये नियमित गतिविधि बन जाए तो पर्यावरण के वे आदी हो जाते हैं। आम जनता भी उन कठिनाइयों को देख सकती है और समझ सकती है जिनसे वे गुजर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि वे माता पिता को दृश्यता और बातचीत की गुंजाइश बनाने के लिए अपने बच्चों को बाहर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन समाज द्वारा अस्वीकार्यता अक्सर माता पिता को निराश कर देती है। जिन लोगों का व्यवहार गंभीर चुनौतीपूर्ण होता है, उन्हें अधिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें स्थिति से लड़ते रहना चाहिए। जब तक हम उन्हें समुदाय के सामने नहीं ले जाएंगे, उन्हें समझा नहीं जाएगा, ये एक दुष्ट चक्र है, सिन्हा ने कहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी की मधुमिता दासगुप्ता ने बताया कि जितना अधिक लोग विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों को देखते हैं, उतना अधिक वे उन्हें समझ पाते हैं। उनके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है, उन्हें कैसे समझना है, ये इस एक्सपोजर के माध्यम से होता है। दासगुप्ता ने कहा कि अक्सर लोग नहीं जानते कि क्या कहना है, कैसे कहना है, लेकिन अधिकतम बातचीत से उन अंतराल को दूर किया जा सकता है। माता पिता को उदासीनता, कलंक की दृष्टि, बुनियादी ढांचे की कमी या उन्हें बाहर ले जाने की अस्वीकृति का सामना करना पड़ता है। इसी मामले में एक पिता ने कहा है कि अगर किसी मॉल में रैंप नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बेटे को वहाँ ले जाना बंद कर दूंगा। मैं उसे ले जाऊंगा और शायद इससे अधिकारियों को रैंप की आवश्यकता का एहसास करने में मदद हो। मैं एक ग्राहक हूँ और अतः वे इसकी आवश्यकता समझ सकते हैं। एक अधिकारी ने कहा कि प्रयास शुरू से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं अपने बेटे को सिनेमा घरों में ले गया हूँ और अब उसे इसकी आदत हो गई है। शुरुआत में हम सिर्फ 10 मिनट बैठ पाए थे और धीरे धीरे हमने अवधि बढ़ा दी। अब वो 3 घंटे बैठता है।
हो सकता है कि उसे फिल्म में मजा न आए और शायद वो अपने साथ मोबाइल भी ले जाए, लेकिन वो फिल्म देखकर बैठ जाता है। दोस्तों, 100 बातों की एक बात तो ये कही गई है कि जब तक कोई बदलाव नहीं होता, हमारे सार्वजनिक स्थान कुछ लोगों के लिए ही सार्वजनिक बने रहेंगे, सभी के लिए नहीं। दोस्तों, खबर श्रीनगर से। यहाँ पर उच्च न्यायालय ने संबंधित हितधारकों से उन शब्दों की सूची मंगवाई है जो विकलांग व्यक्तियों के गरिमा के अनुरूप नहीं है। ये निर्देश मुख्य न्यायाधीश एन कोटेश्वर सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा एक जनहित याचिका में पारित किए गए हैं, जिसमें मामले में शामिल सभी पक्षों से उन शब्दों की एक सूची प्रस्तुत करने को कहा गया है जो विकलांग व्यक्तियों की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पीठ ने रजिस्ट्री को पेपर बुक की एक प्रति तैयार करने और उसे अपने द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के साथ महाधिवक्ता को प्रदान करने का भी निर्देश दिया है। आदेश में कहा गया है कि इसमें शामिल सभी पक्षों को उन शब्दों की एक सूची तैयार करनी होगी जो विकलांग व्यक्तियों की गरिमा के अनुरूप नहीं है। इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिव्यांगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भाषा में ही उचित व्यवहार किया जाए। हम ये भी आशा और विश्वास करते हैं कि समग्र रूप से समाज संविधान के तहत गारंटीकृत अपने अधिकारों को मान्यता देगा। अदालत ने कहा कि विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भाषा द्वारा उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा था, हम प्रतिवादियों को ये सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हैं कि सुविधाएं विकसित की जाए। अदालत को उम्मीद थी कि अधिकारी सभी नागरिकों को उनके व्यक्तित्व के संबंध में पूर्ण सम्मान सुनिश्चित करेंगे, बिना उन्हें ये आभास दिलाए कि समाज और राज्य शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्यक्तित्व वाले देनदारों के रूप में देखते हैं। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता बद्र-उ-दूजा की चिंता ये है कि उत्तरदाता जो है केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार, पहले से ही सार्वभौमिक रूप से पेश किए गए भाषा निर्देशों का उपयोग करते हैं और शब्दों की सूची और उनके वैकल्पिक शब्दों की गणना, उल्लेख, सचित्र वर्णन करते हैं ताकि आंतरिक और बाहरी संचार शारीरिक और मानसिक रूप से सम्मानजनक हो। ये उल्लेख किया गया है कि दुनिया भर में सम्मानजनक भाषा विकलांगता संचार, विकलांगता शिष्टाचार को सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में संचार, दलील, न्यायिक आदेशों, अकादमिक लेखन, आधिकारिक कार्य, शैक्षिक पाठ्यपुस्तकों और पुस्तिकाओं के दौरान निर्धारित, उल्लेखित और उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों, मीडिया की रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गाजा में इजरायली सरकार की बमबारी, नाकाबंदी और बड़े जमीनी हमलों का विकलांग फलस्तीनी नागरिकों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ रहा है। उन्हें हमलों से भागने और अपनी जरूरतों और मानवीय सहायता तक पहुंच में अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सैन्य अभियानों से गाजा के सभी नागरिकों को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। विकलांग लोगों के लिए ये कई गुना बढ़ गया है। इजराइल के 13 अक्टूबर 2023 को उत्तरी गाजा पट्टी के सभी नागरिकों को दक्षिण की ओर खाली करने के आदेश में विकलांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिनमें से कई वहां से निकलने में असमर्थ रहे। आदेश ने उन्हें युद्ध के खतरों से अवगत कराया और ये सुनिश्चित नहीं किया कि उन्हें उचित आवास और संतोषजनक स्थिति कैसे प्रदान की जाएगी। वरिष्ठ विकलांगता अधिकार शोधकर्ता एमिना सेरिमोविक ने कहा कि गाजा में इजरायली सेना के बड़े जमीनी हमले ने विकलांग लोगों के लिए भागने, आश्रय खोजने और पानी, भोजन, दवा और सहायक उपकरण प्राप्त करने की गंभीर कठिनाइयों को बढ़ा दिया है, जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। मनुष्य अधिकार देखभाल संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य इजरायली सहयोगियों को इजराइल पर विकलांग लोगों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और नाकाबंदी हटाने के लिए दबाव डालना चाहिए। 18 से 29 अक्टूबर के बीच ह्यूमन राइट्स वॉच ने गाजा में 13 विकलांग लोगों से फोन पर साक्षात्कार लिया। दोस्तों, ये जानकारी 13 विकलांग लोगों से फोन पर लिए गए साक्षात्कार से इकट्ठा की गई है, जिनमें से 10 लोगों ने कहा कि वे आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए हैं। 19 साल की ईमान और उनकी बहन अबीर, जो गाजा में रहती हैं, सुनने में अक्षम हैं और संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करती हैं। ईमान ने कहा है कि उनके पास सुनने का उपकरण नहीं है, इसलिए उन्हें नहीं पता कि कब बमबारी होने जा रही है। वे कहती हैं कि मैं अपने पैरों के नीचे कंपन महसूस कर सकती हूँ और मैं लोगों को ये जाने बिना कि क्या हो रहा है भागते हुए देखती हूँ।
खाली करने में सक्षम लोगों ने अपने घरों को छोड़ने के डर का वर्णन किया है, जो उनकी पहुंच और अनुकूलशीलता और आवश्यकताओं के साथ साथ उनके सहायक उपकरणों जैसे कि व्हील चेयर, वॉकर और श्रवण यंत्रों को पूरा करने के लिए डिजाइन किए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय संघ और अन्य इजरायली सहयोगियों और क्षेत्र की सरकारों जैसे संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और बहरीन को इजराइल पर बिजली और पानी के प्रवाह को बहाल करने और ईंधन और मानवीय सहायता की अनुमति देने के लिए दबाव डालना चाहिए, जिसमें दवा, सहायक उपकरण और मनोसामाजिक सहायता विकलांग लोगों तक पहुंच सके। उन्हें किसी भी अंधाधुंध हमले सहित सभी पक्षों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की निंदा करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय सहित जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालना चाहिए और सैन्य सहायता सहित गंभीर दुर्व्यवहारों में सभी प्रकार की मिलीभगत को समाप्त करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2475 और सीआरपीडी के अनुरूप गाजा में विकलांग लोगों की सुरक्षा के लिए इजराइल पर तत्काल दबाव डालना चाहिए। गाजा में नागरिकों के प्रति इजराइल की उपेक्षा विकलांग लोगों पर विशेष रूप से गंभीर प्रभाव डाल रही है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को ये सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए कि इजराइल और गाजा में अन्य युद्धरत पक्ष विकलांग लोगों के सहित आगे अत्याचारों और पीड़ाओं को रोकने के लिए कानून दायित्वों का पालन करे। दोस्तों, दिल्ली सरकार सुगम्य सहायता योजना के तहत विकलांग लोगों को मुफ्त उपकरण प्रदान करने के लिए तैयार है। समाज कल्याण विभाग ने मोटर चालित ट्राइसिकल और कृत्रिम अंग सहित 20 प्रकार के उपकरणों की एक सूची तैयार की है। सरकार ने भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया है और उपकरण की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। वितरण दिल्ली के प्रत्येक प्रशासनिक जिले में आयोजित शिविरों के माध्यम से होगा। ये योजना नवंबर में शुरू की जाएगी और इसमें 40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। समाज कल्याण विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही सुगम्य सहायता योजना के तहत विकलांग लोगों को मुफ्त उपकरण प्रदान करेगी। समाज कल्याण विभाग ने विकलांग व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले 20 प्रकार के उपकरणों की एक सूची भी बनाई है। इनमें मोटराइज्ड ट्राइसिकल, स्मार्ट स्टिक, फोल्डिंग एक्टिव व्हील चेयर, कृत्रिम अंग, वॉकिंग स्टिक, हियरिंग एड, बैसाखी, वॉकर और रोलर और शॉर्ट हैंड मशीनें शामिल हैं। उपकरणों की खरीद के लिए भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट रखा गया है। सरकार शिविर लगाकर इन्हें वितरित करेगी। समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी ने ये बताया है। शिविर दिल्ली के प्रत्येक प्रशासनिक जिले में आयोजित किए जाएंगे। अप्रैल में दिल्ली सरकार द्वारा घोषित ये योजना नवंबर में अब जाकर जमीन पर उतरी है। सुगम्य सहायता के तहत 40% या इससे अधिक विकलांगता वाले लोगों को दिल्ली सरकार द्वारा कवर किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि उन्हें एक ऑनलाइन आवेदन और प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आवेदक को दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए और उसे पहले किसी अन्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार की योजना से समान लाभ नहीं मिला होना चाहिए। फॉर्म दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। दस्तावेजों को व्यक्तिगत रूप से जमा करने का भी प्रावधान हो सकता है। विभाग विकलांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए विशिष्ट विकलांगता पहचान या यूडीआईडी कार्ड भारत सरकार की एक पहल पर भी जोर दे रहा है। एक अन्य अधिकारी ने कहा है कि हमने 50,000 से भी अधिक लोगों को ऐसा कार्ड दिया है, लेकिन अधिक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि हम बड़ी आबादी को कवर कर सके। अधिकारी ने कहा कि इससे उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी और प्रणाली में पारदर्शिता आ पाएगी और विकलांग लोगों पर कागजी कार्रवाई का बोझा कम होगा। अधिकारी ने कहा कि मौजूदा समय में अक्सर अलग अलग काम के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट्स लाने पड़ते हैं, लेकिन ये आधार कार्ड की तरह है जो हर जगह काम करेगा। सरकार जल्द ही धरोहर ऐप का उपयोग करेगी जो पेंशन भोगियों से अन्य जागरूकता कार्यक्रमों और अपनी अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विवरण प्राप्त करने के लिए बनाया गया है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में
दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, खबर दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS को कुल रिक्तियों के संबंध में दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए हैं, जिसमें बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षण भी शामिल है। चीफ जस्टिस सतीश शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि कम सुनने वाले और न सुन पाने वाले व्यक्तियों सहित दिव्यांग व्यक्तियों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस फैसले की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर समाप्त की जानी चाहिए। खंडपीठ ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव को सभी विभागों द्वारा समान तरीके से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि दिव्यांग जनों से किए गए हमारे वादे को पूरा करने में एक कदम बहुत दूर तक जा सकता है। खंडपीठ ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत शासनादेश के संबंध में विभिन्न विभागों की समझ में बेमेल प्रतीत होता है। हालांकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय RPWD एक्ट के तहत नोडल मंत्रालय ने दिव्यांगों के लिए उपयुक्त पदों की सूची को अपग्रेड कर दिया है, लेकिन ये विचार भर्ती करने वाले विभागों तक नहीं पहुंचा है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य के मामलों में इस तरह की पॉलिसी डिस्कनेक्ट का उल्लेख किया, जिसमें नोडल मंत्रालय द्वारा लिखा गया रुख आयोग के रुख के विपरीत पाया गया। खंडपीठ ने KVS द्वारा पिछले साल प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT, प्रशिक्षित ग्रेजुएट टीचर TGT, लाइब्रेरियन और अन्य पद के विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए जारी विज्ञापन में न सुन पाने और कम सुन पाने वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान किए गए आरक्षण की कमी के मुद्दे से संबंधित 2 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां की हैं, जिनमें स्वतः संज्ञान मामला भी शामिल है। दोस्तों, आइए अब एक महत्वपूर्ण मामले के बारे में सुनते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक विकलांग व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए की कानूनी लागत का भुगतान किया है, जिसे पुलिस ने गलती से पठानकोट में शराब बरामदगी के मामले में फंसा दिया था। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा ने एक व्यापक जांच का आदेश दिया और इस बात पर जोर दिया है कि नुकसान की भरपाई निगरानी के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों से की जाए। इस साल सितंबर में याचिकाकर्ता, जिसके निचले अंगों में पोलियो के बाद अवशिष्ट पक्षाघात के कारण 80% स्थायी विकलांगता थी, को शराब जब्ती से संबंधित एक मामले में गलत तरीके से नामित किया गया था। पुलिस रिपोर्टों में तर्क दिया गया था कि उसने औचक वाहन निरीक्षण के दौरान उनसे बचने की कोशिश की।
जिसके बाद पंजाब उत्पादक शुल्क अधिनियम 1914 का उल्लंघन करते हुए प्राप्त मात्रा में शराब की खोज हुई। 12 सितंबर 2023 को विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम और भारतीय दंड संहिता एएसआई सरताज सिंह की शिकायत पर आधारित थी। घटनाएं तब सामने आई जब एएसआई सरताज सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ इंद्रजीत राय भंडारी और उनके बेटे स्वतंत्र राय भंडारी से जुड़े कथित अवैध शराब व्यापार के बारे में एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई की। अवरोधन के लिए अवरोधक स्थापित करने के बावजूद मुख्य आरोपी पुलिस से बच निकला। हालांकि 2 अन्य चरणजीत सिंह और सौरभ कुमार को हिरासत में लिया गया। उन्होंने याचिकाकर्ता कुलविंदर सिंह सहित भागने वाले व्यक्तियों की पहचान की। पिछले पखवाड़े अदालत ने देखा कि एसएचओ मंजित कौर और एएसआई सरताज सिंह ने याचिकाकर्ता को गलत तरीके से फंसाने के लिए बिना शर्त माफी मांगी और इसके लिए सह अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान में भी नाम की त्रुटि को जिम्मेदार ठहराया। न्यायमूर्ति मोंगा ने उस निरीक्षण पर प्रकाश डाला जब 21 सितंबर 2023 को पठानकोट के सत्र न्यायालय में दायर अग्रिम जमानत याचिका में याचिकाकर्ता की पहचान और स्पष्ट विकलांगता की पुष्टि नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व ने कथित वसूली से कोई संबंध नहीं होने का दावा किया था और उसकी विकलांगता की पुष्टि करने वाले सबूत पेश किए थे, जिससे उसकी गाड़ी चलाने का पुलिस का दावा बेहद असंभव हो गया। न्यायमूर्ति मोंगा के फैसले में पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से जांच की अगुवाई करने की मांग की गई और इसकी जिम्मेदारी कम से कम डीएसपी रैंक के एक पुलिस अधिकारी को सौंपी गई। इसके अलावा एक प्रशासनिक जांच का आदेश भी दिया गया। यदि पुलिस अधिकारियों के बयान में कोई झूठ पाया गया तो संभावित कानूनी कार्यवाही सहित कठोर उपाय किए जाएंगे। एक जांच रिपोर्ट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश को सौंपी जानी थी, जिन्होंने पिछले 28 सितंबर 2023 को अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। फंसे हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 1995 के तहत आवश्यक कार्रवाई भी विचाराधीन थी। कार्यवाही को समाप्त करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए 1.5 लाख रुपए की मुकदमेबाजी लागत मंजूर की। ये मुआवजा शुरुआत में राज्य के खजाने से लिया जाएगा, बाद में एसएसपी की जांच के निष्कर्ष पर दोषी पाए गए पुलिस अधिकारियों से वसूला जाएगा। दिल्ली सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए नौकरियों की रिक्तियां भरने की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि विभिन्न विभागों में 2193 पदों का बैकलॉग मौजूद है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने का निर्देश दिया है और विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त को अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी है। रिक्त पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को रिक्विजिशंस यानी अधियाचन भेजे जा रहे हैं। सरकार अदालत के निर्देशों पर पालन कर रही है और रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने विकलांग उम्मीदवारों के लिए नौकरी के लिए कदम उठाए हैं। दिल्ली सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए आवंटित पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, क्योंकि विभिन्न विभागों में उनके लिए आरक्षित बड़ी संख्या में रिक्तियां लंबित है। अधिकारियों के अनुसार विभिन्न एजेंसियों और विभागों में विभिन्न ग्रेड में 2193 पदों का बैकलॉग है, जिन्हें सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति द्वारा भरने की आवश्यकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की एक रीट याचिका पर सुनवाई करते हुए विकलांग लोगों के लिए पदों को भरने में दिल्ली सरकार की निष्क्रियता और उनके खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त को संख्या की जांच करने के लिए कहा गया। रिक्तियों की संख्या और ऐसी रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने के लिए एक विशेष भर्ती अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। अदालत ने आयोग को अभियान की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। विकलांग लोगों के लिए राज्य आयुक्त रंजन मुखर्जी ने पिछले कुछ महीनों में मुख्य सचिव और दिल्ली सरकार के सेवा विभाग को कई बार पत्र लिखकर उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने की मांग की थी और कई प्रमुख विभागों को तलब किया था जहां रिक्तियों की संख्या है। आयोग ने अदालत के निर्देशों के अनुसार विभिन्न विभागों के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए समय सीमा बनाई और उन्हें आयोग को लूप में रखने के लिए कहा। अधिकारियों ने बताया कि राज्य आयुक्त के निर्देश पर संघ लोक सेवा आयोग और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अधिसूचनाएं भी जारी की गई हैं। जिन विभागों में रिक्तियों की संख्या अधिक है उनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, दिल्ली परिवहन निगम और दिल्ली जल बोर्ड के अलावा
दिल्ली नगर निगम और NDMC शामिल है, जो अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली सरकार को रिपोर्ट करती है। अधिकारियों ने कहा कि उच्च न्यायालय और राज्य आयोग के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने नाम न बताने के अनुरोध पर कहा कि हम रिक्तियों के समेत बैकलॉग को भरने के लिए एक विशेष अभियान चला रहे हैं और DSSSB और UPSC को समय सीमा के बारे में सूचित कर दिया गया है। हम जल्द ही सेवा विभाग के साथ कार्रवाई रिपोर्ट भेजेंगे, जिसे आगे राज्य आयोग को भेजा जाएगा। दोस्तों, आइए अब खबर सुनते हैं पर्पल फेस्ट के बारे में। भारत का अपनी ही तरह का पहला समावेशी त्योहार जो विकलांग व्यक्तियों के लिए एक जश्न बन जाता है, आपको असीमित भावनाओं की दुनिया में आमंत्रित करता है, जहां एकता केंद्र में है और विविधता का खुले दिल से जश्न मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त कार्यालय गोवा सरकार, समाज कल्याण निदेशालय गोवा सरकार और विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2024। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्ट के केंद्र में 22 सम्मानित पर्पल एम्बेसडर्स होंगे, जिनमें से प्रत्येक RPWD अधिनियम 2016 के तहत सूचीबद्ध 21 प्रकार की विकलांगताओं में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही रीढ़ की हड्डी की चोट के लिए महत्वपूर्ण समावेशन का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, पर्पल फेस्ट आयोजित किया जा रहा है 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी 2024 को और इसके लिए आपको 30 नवंबर 2023 तक रजिस्ट्रेशन करने पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी ऑफर किया जाएगा। व्यक्तिगत पंजीकरण के लिए आपको भरने होंगे 1000 रुपए, 10 सदस्यों या उससे अधिक के समूहों के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति और साथ ही विकलांग छात्रों के लिए पंजीकरण निःशुल्क है। पंजीकरण के लिए आप जा सकते हैं purplefest.goa.gov.in पर, याद रहे purplefest.goa.gov.in पर, और अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 9156321900, याद रहे 9156321900। तो जल्द से जल्द पंजीकरण करें और हिस्सा बने पर्पल फेस्ट 2024 का। दोस्तों, विकलांगजनों को उनकी दृढ़ता के लिए सम्मानित करते हुए केविन केयर और एबिलिटी फाउंडेशन ने 22वें केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स 2024 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार 2 प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, केविन केयर एबिलिटी अवार्ड फॉर एमिनेंस और केविन केयर एबिलिटी मास्टरी अवार्ड्स। 2003 में स्थापित इन पुरस्कारों ने अपनी 21 साल की यात्रा में 91 दिव्यांगजनों को सम्मानित किया है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए पारंपरिक बाधाओं को पार किया। विजेताओं को उनकी उपलब्धियों के सम्मान में पुरस्कार राशि, एक ट्रॉफी और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। एक व्यक्ति को केवल एक ही श्रेणी के लिए नामांकित किया जा सकता है। कोई भी विकलांग भारतीय नागरिक विकलांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2016, जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में असाधारण काम किया हो, वो आवेदन करने के लिए पात्र है। नामांकन शॉर्ट लिस्टिंग, साक्षात्कार और साइट विजिट की प्रक्रिया से गुजरते हैं। फिर जूरी द्वारा प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाता है। नामांकन की आखिरी तारीख है 20 नवंबर 2023। ऑनलाइन नामांकन फॉर्म के लिए आप विजिट करें www.abilityfoundation.org पर। दोस्तों, दिल्ली सरकार बिजली कन्वेंशन, बिल भुगतान और वाहन परमिट सहित 50 और सेवाओं को जोड़कर अपनी डोर स्टेप डिलीवरी योजना का विस्तार करने की योजना बना रही है। वर्तमान में इस योजना में ड्राइविंग लाइसेंस और अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों से संबंधित 100 से अधिक सेवाएं शामिल है। सरकार का लक्ष्य सॉफ्टवेयर संबंधी समस्याओं का समाधान कर 1 महीने के भीतर इन नई सेवाओं को शामिल करना है। इसके अतिरिक्त सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अपने मुक्त तीर्थ यात्रा कार्यक्रम, जिसे मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना कहा जाता है, को भी डोर स्टेप डिलीवरी योजना में एकीकृत करेगी। इन सेवाओं तक पहुंचने के लिए नागरिक टोल फ्री नंबर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दिल्ली सरकार अपनी डोर स्टेप डिलीवरी योजना में 50 सेवाएं जोड़ रही है
अधिकारियों के मुताबिक दिल्ली सरकार अपनी प्रमुख डोर स्टेप डिलीवरी योजना के तहत 50 और सेवाएं जोड़ने की योजना बना रही है। वर्तमान में 100 से भी अधिक सेवाएं मुख्य रूप से ड्राइविंग लाइसेंस और अधिवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों से संबंधित इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल है। डोर स्टेप डिलीवरी योजना। नई सेवाओं में बिजली कनेक्शन का लोड परिवर्तन, बिजली कनेक्शन के अनुरोधों और शिकायतों की स्थिति पर नजर रखना, विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन, दिल्ली जल बोर्ड का बिल भुगतान, टैंकरों की बुकिंग, बोरवेल अनुमति, वाहन फिटनेस और यात्री आरटीवी परमिट का नवीनीकरण और परमिट का हस्तांतरण शामिल है। योजना में शामिल की जाने वाली अन्य सेवाओं में भवन और निर्माण से संबंधित दस्तावेजों में संशोधन, जोड़ना या हटाना, बिजली बिलों के नाम पर संशोधन, आउटेज के बारे में जानकारी, नए टाटा पावर कनेक्शन की जानकारी और यात्री वाहनों के प्रतिस्थापन शामिल है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेवाएं 1 महीने के भीतर जोड़ दी जाएंगी क्योंकि सॉफ्टवेयर से संबंधित कुछ मुद्दों को ठीक किया जा रहा है। 2018 में शुरू की गई अपनी प्रमुख मुख्यमंत्री तीर्थ योजना को भी इस योजना के तहत लाया जाएगा। MMTY के तहत 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों को उनके परिचारकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा की पेशकश की जाएगी। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से। यहाँ पर डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विवि की ओर से अंतर्राष्ट्रीय प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोस्टेटिक्स दिवस पर मोहन रोड पर स्थित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ विशेष शिक्षा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर RR सिंह ने कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दिव्यांगता, कृत्रिम अंग व प्रत्यंग की महत्ता के बारे में बताया। छात्रों को प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोस्टेटिक्स क्षेत्र में UG PG पाठ्यक्रमों और दिव्यांगता या पुनर्वास के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए प्रेरित भी किया गया। इसके अलावा दिव्यांगता के प्रारंभिक लक्षणों की पहचान के लिए विद्यार्थियों की पैर तथा रीढ़ की हड्डी की जांच भी की गई। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य के सहित कई डॉक्टर उपस्थित थे। दोस्तों, खबर बिहार के पटना से। बिहार में चुनाव ड्यूटी के दौरान चुनाव कर्मियों व सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु होने या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में राज्य सरकार 7.5 से 30 लाख तक का अनुदान देगी। ये अनुग्रह अनुदान चुनाव कार्य के दौरान मृत्यु आदि पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार या नियोजन इकाइयों द्वारा दिए जाने वाले किसी भी तरह के मुआवजे से अलग होगा। वित्त विभाग के प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल सदस्यीय विधानमंडल चुनावों के साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनावों में अनुग्रह अनुदान को मंजूरी दी गई थी। अधिसूचना के मुताबिक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव व उपचुनाव में शर्तों के तहत अनुग्रह अनुदान मिलेगा। उग्रवादी, हथियारबंद हमला, हिंसक गतिविधि व कोरोना से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए मिलेंगे। इन कारणों के अतिरिक्त मृत्यु होने पर 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। उग्रवादी या हिंसक गतिविधि में स्थायी दिव्यांगता पर चुनाव कर्मी व सुरक्षा कर्मी 15 लाख रुपए पाने के पात्र होंगे। गंभीर चोट लगने के कारण स्थायी दिव्यांगता पर 7.5 लाख का अनुदान मिलेगा। अनुदान के लिए चुनावी अवधि की गणना चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से मतगणना की तिथि तक होगी। चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त सभी श्रेणी के कर्मी, सुरक्षा कर्मी, सेवा प्रदाता व्यक्ति, EVM की जांच में लगे अभियंता अनुग्रह अनुदान के पात्र होंगे। वित्त विभाग द्वारा इस संबंध में गैजेट प्रकाशन भी कर दिया गया है। दोस्तों, जहां आदि शक्ति का त्योहार नवरात्रि पूरे देश में आस्था और उत्साह के साथ मनाया जाता है, वहीं अहमदाबाद में दिव्यांग लोगों को प्रेरित करने के लिए दिव्यांग नवरात्रि महोत्सव ने गरबा उत्सव का आयोजन किया था। ये आयोजन 6 साल से एक परंपरा बन गया है। इस कार्यक्रम में इस बार 700 से भी अधिक दिव्यांगजन, बुजुर्ग और युवाओं ने आदि शक्ति अंबिका को नमन करते हुए गरबा खेला। दिव्यांग गरबा महोत्सव के आयोजक विपुल भाई ने मीडिया को बताया कि लगभग 1 दशक पहले मैं अपने दोस्तों के साथ मैदान पर गरबा खेल रहा था, जब मैंने कार्यक्रम स्थल पर एक विकलांग व्यक्ति को देखा। मैं उसे देखकर प्रभावित हुआ और उसी दिन फैसला कर लिया कि मैं गरबा खेलूंगा। 6 साल से लगातार वे विकलांग लोगों के लिए गरबा का आयोजन करते आ रहे हैं। गुजरात और उसके आसपास के लगभग 700 विकलांग लोग गरबा खेलने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे। इस विशेष गरबा कार्यक्रम में प्रतिभागियों ने इस पहल की सराहना की।
एक विकलांग व्यक्ति ने कहा कि ये पहल सराहनीय है। विपुल भाई शाह 6 साल से इस गरबा का आयोजन कर रहे हैं और हम यहाँ आ रहे हैं और उत्सव के माहौल और मौज मस्ती का आनंद ले रहे हैं। हमें यहाँ अकेलापन महसूस नहीं होता। हमने कई नए दोस्त बनाए हैं और हर बार गरबा का आनंद लिया है। कई लोग सोचते हैं कि चूंकि हम व्हील चेयर से बंधे हुए हैं इसलिए हम गरबा नहीं खेल सकते। हालांकि इस कार्यक्रम के आयोजक ऐसा नहीं सोचते। वो इस कार्यक्रम को ऐसे आयोजित करते हैं जैसे वे हमारे बीच में से एक हो। ये कार्यक्रम हमें एक अनुभव प्रदान करता है और हम इसका भरपूर आनंद उठाते हैं। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। भारतीय पैरा एथलीटों ने रचा इतिहास। हैंगझोउ एशियाई में पैरा खेलों ने जीते 111 पदक। अधिक से अधिक विकलांग व्यक्तियों को दिखना चाहिए सार्वजनिक स्थानों पर। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्द सूची मंगवाई। इजराइल के हमले विकलांग लोगों के लिए साबित हो रहे हैं विनाशकारी। दिल्ली सरकार लेकर आई है दिव्यांगों को निःशुल्क उपकरण देने के लिए नई योजना। दिल्ली हाईकोर्ट ने केवीएस को दिव्यांग व्यक्तियों को 4% आरक्षण देने का निर्देश दिया। इसमें श्रवण बाधितों का 1% आरक्षण भी शामिल। विकलांग व्यक्ति पर गलत तरीके से लगाया गया आरोप। न्यायालय ने पुलिस को भुगतान करने को कहा। दिल्ली सरकार ने विकलांग उम्मीदवारों के लिए नौकरी के लिए उठाए कदम। केविन केयर एबिलिटी अवार्ड्स 2023 के लिए नामांकन आमंत्रित। दिव्यांगता के शुरुआती लक्षणों के बारे में दी गई जानकारी। दिल्ली सरकार जोड़ने जा रही है अपनी डोर स्टेप डिलीवरी में 50 सेवाएं। चुनाव ड्यूटी के दौरान दिव्यांगता या मृत्यु पर मिलेगा 30 लाख तक का अनुदान। 700 से भी अधिक दिव्यांगों, बुजुर्गों और युवाओं ने आदि शक्ति अम्बा को नमन करते हुए खेला गरबा।